हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसमें उसका एक पार्ट हम करा चुके हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है। हम क्रियाकलाप 5.8 करेंगे। तो किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको क्या करना, किसी एक परख नली को लेना है और लगभग 1 चम्मच उसमें सिरका लीजिए और चुटकी भर खाने सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते हुए सुनाई देंगे। इस गैस को चित्र 5.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 4 में बताई गई है। तो चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार होते हैं। तो सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या हमारा इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्लस अन्य पदार्थ निकलते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। चूने का पानी है, सिरका खाने का सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। तो चूने के पानी में से गैस को गुजरने के लिए व्यवस्था। आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस। इनकी हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल मिलता है HO2। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो इससे क्या होता है? जो चूने का पानी होता है दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग कक्षा अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम सांस में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो क्रियाकलाप 5.6 से 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने थे। तो क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 7.5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। तो कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 5.8 में हमने सिरके और खाने के सोडे की अभिक्रिया कराई तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस क्रियाकलाप में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें हमें क्या रासायनिक परिवर्तन कहाँ होते हैं? जहाँ एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नई पदार्थ या रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औद्योगिक के रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अत्यंत उत्पाद होता है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक हुआ और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही की गई है। तो इसमें क्या, जो प्रत्येक नए पदार्थ की खोज की जाती है तो इससे हम समझ सकते हैं ये रासायनिक ही परिवर्तन है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक ऐसे नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन निम्न घटनाएं हो सकती हैं। तो उन घटनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ऊष्मा प्रकाश अथवा
किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए हम पराबैंगनी का निमुक्त बाहर निकालना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए हम कुछ अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में हम किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अभिरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती हैं। जो क्या है, पटाखे जो विस्फोट होते हैं इनसे क्या रासायनिक परिवर्तन होता है, इनसे क्या जो वायु प्रदूषित हो जाती है। तो इसीलिए आपको पटाखे नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। तो जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो क्या हमें इसमें रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो सुरक्षात्मक आवरण, इसमें देखते हैं वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। ये हमें सूर्य के प्रकाश से उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इससे पहले क्या जो ओजोन परत होती है इस क्या करती है, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होता है उससे हमें बचाती है। ये पराबैंगनी जो विकिरण होता है इसमें क्या कर लेती है, इसे अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन का परिणत हो जाती है। तो ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। जो ऑक्सीजन होती है ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की सतह पर कार्य करती है। तो संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में ये परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति के रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों को बनने के कारण होता है। क्या ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो अध्याय फर्स्ट में हमने पढ़ा कि पादप पौधे अपना पोषण भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहली ने ये कहा कि पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया है। अध्याय 4 से आपने अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, आइए हम जंग लगने की घटना पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे के उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से प्लस H2, इसकी हम अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो वास्तव में यदि वायु आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। ओहो, इसीलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं पर जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है।
हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। तो इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं में नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। तो एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी भी धातु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम एसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप एसद या लेपित होते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। तो क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उसका एक भाग हमेशा पानी में ही डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज में पेंट करने के बाद भी उनमें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो स्टेनलेस स्टील या लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसमें जंग नहीं लगती है। तो क्रिस्टलीकरण हम पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीकरण तो अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्री जल के वाष्प द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्लस्टरों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण कहलाते हैं। ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आगे हम देखते हैं, सावधानी हमें दी गई, केवल तन सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। तो क्रियाकलाप 5.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है और इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। उसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार से ना छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। आपने आसपास दिखाई देने वाली परिवर्तनों और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास किया है। तो कॉपर सल्फेट दिया है, क्रिस्टल दिया है, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। आगे हम देख लेते, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे चैप्टर 6 चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे चैप्टर के साथ में।